वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूएसए और कनाडा का जो फ्रेंडशिप है, जो रिलेशनशिप है अमेरिका और कनाडा का। बहुत ही गहरा दोस्ती है इन दोनों में, हम लोगों को पता ही है। हमेशा अमेरिका कनाडा के साथ खड़ा रहता है, चाहे कोई भी मुद्दा हो। तो उसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन ले लें हम लोग। तो यूएस और कनाडा का जो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत ज़्यादा ही क्लोज है, बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है इन दोनों का। इन दोनों के बीच कॉमन वैल्यूज़ हैं, मूल्य जो इन लोगों के वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, वो सब कॉमन है, शेयर्ड हैं। एक्सटेंसिव कॉपरेशन होता है, बहुत ज़्यादा ही मित्रता है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं अलग अलग इश्यूज़ में। ये जो देखिए, ये दोनों नेबरिंग नेशंस हैं। आपको पता होगा नॉर्थ अमेरिका में जो ऊपर कनाडा है, फिर उसके बाद अमेरिका है, ये दोनों नेबर हैं। ये आपको पता होगा इन दोनों के बीच बहुत काफ़ी समय से है ना, काफ़ी लंबा और काफ़ी शांतिपूर्ण कह लीजिए कि इन लोगों का बॉर्डर है। बहुत लॉन्ग 2 सदी के करीब करीब इन लोगों का बॉर्डर जो है पीसफुल रहा है और आगे भी उम्मीद है रहेगा। ये अलग अलग फ्रंट्स पे कोलैबोरेट करते हैं, जैसे कि ट्रेड के मामले में दोनों साथ में ट्रेड में एक दूसरे को मदद करते हैं। डिफेंस में अमेरिका पूरा ख्याल रखता है कनाडा का। इनफैक्ट कनाडा का जो ज़्यादातर डिफेंसिव सिस्टम है, चाहे वो फाइटर जेट्स हो जाए, आर्मी हो जाए, चाहे वो नेवी हो जाए, सब में अमेरिका मदद करता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में भी दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। इनका जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इकोनॉमिक कह लीजिए इन दोनों के बीच रिश्ता है। इसके अलावा कल्चरल सिमिलैरिटीज़ हैं और डेमोक्रेसी को लेकर के दोनों कमिटेड हैं कि हम अपने अपने डेमोक्रेसी को बेहतर बनाते चले जाएंगे और कभी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनसे पीछे नहीं हटेंगे। ये एक बहुत ही यूनिक और काफ़ी समय तक टिकने वाला एक दोस्ती दिखाता है ना। हालांकि ऐसा नहीं है कि दोनों बहुत ज़्यादा ही कह लीजिए कि एक दूसरे से करीब हैं हर ग्राउंड पे, ऐसा नहीं। कभी कभी डिसएग्रीमेंट्स भी होता है, लेकिन यूएस और कनाडा का रिलेशनशिप जो है ना, वो एक मिसाल बनता है पूरी दुनिया में। क्योंकि जब भी डिसएग्रीमेंट होता है तो दोनों आपस में संभाल लेते हैं, कभी भी मुद्दा जो है इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जाता है। तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, वो एक मॉडल है एक दुनिया के लिए कि आप कैसे पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, कैसे अलग अलग चीज़ों में कोलैबोरेट कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे नेशन हैं जो एक दूसरे के साथ काफ़ी पुराना मित्र है, जैसे कि हमारा इंडिया रूस के साथ काफ़ी पुराना मित्र है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि रूस हमारा कोई नेबर नहीं है। दुनिया में जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा ही कट्टर दुश्मन हैं। लेकिन यूएस और कनाडा जो है, इसका समझ लीजिए कि एक्सेप्शन बनता है, एक मिसाल बनता है कि किस तरीके से नेबरिंग कंट्रीज़ एक दूसरे को एक साथ ऊपर उठा सकते हैं। और ये दिखाता है कि कोऑपरेशन का और फ्रेंडशिप का क्या पोटेंशियल है। आज जो वर्ल्ड जो अभी हालत है कि सभी ग्लोबल हो चुका है, सब सारे कंट्रीज़ जुड़ चुके हैं। अगर किसी एक कंट्री में रिसेशन आ जाए तो पूरे वर्ल्ड पे रिसेशन देखने को मिलता है। कहीं भी जैसे कि अभी रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसका जो असर है पूरी दुनिया पे देखने को मिलता है। तो इस टाइप के जो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड हैं, इसमें कितना है ना गहरा रिश्ता होना चाहिए नेशंस के बीच में, वो इन दोनों के रिलेशनशिप से हम लोगों को पता चलता है। अब क्योंकि हम लोग इन दोनों के रिलेशनशिप को देख रहे हैं, इन दोनों के फ्रेंडशिप को देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि शुरू से ये दोनों फ्रेंड थे, है ना। तो हम लोग थोड़ा हिस्ट्री को भी जान ले कि ये दोनों जो नेशन है कैसे इतना करीब आ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इनके रिश्ते का जो जड़ है ना, वो बहुत पुराना है। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग, अर्ली सेटलमेंट एंड कॉलोनियल टाइज। देखिए, जब यूरोपियन एक्सप्लोरेशंस हुआ था और फिर कॉलोनाइजेशन हुआ था 17th सेंचुरी में, या उससे पहले जो यूरोपियन सेटलर्स थे वो नॉर्थ अमेरिका के अलग अलग रीजन में जाके सेटल हुए थे। चाहे वो फ्रेंच हो या ब्रिटिश हो, दोनों जो कॉलोनीज़ थे वो नॉर्थ अमेरिका में जाके सेटल हो गए थे। और अभी हम लोग यूएस और कनाडा के नाम से जान रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे यूएस और कनाडा नहीं था, बल्कि अलग अलग जगह पे यूरोपियन जो सेटलर्स है वहाँ जाके रह गए थे। ठीक, और क्योंकि बहुत दिन रहे तो अब कह लीजिए कि ब्रिटिश का नॉर्थ इंडियन कॉलोनीज़ हो गया, फिर फ्रेंच का नॉर्थ इंडियन कॉलोनीज़ हो गया, स्पेन भी थोड़ा बहुत वहाँ पे कॉलोनीज़ रखा हुआ था। लेकिन ज़्यादा प्रोपोर्शन जो था वो फ्रेंच और कह लीजिए कि ब्रिटिश का था, जो ब्रिटेन का था। चलिए, अब होता क्या है कि पहले तो सेटल कर जाते हैं वहाँ पे, कॉलोनीज़ बन जाती है, फिर धीरे धीरे मतभेद हो जाता है। जो ओरिजिनल यूरोपियन जो नेशन था और जो इधर से जाकर कॉलोनीज़ बना था, उन दोनों के बीच में मतभेद होने लगता है। ऐसा लगता है कि यहाँ के रिसोर्सेज लेकर के जाया जा रहा है और हमें नहीं दिया जा रहा है।
तो एक बात याद रखिए कि नॉर्थ अमेरिका में जो सेटलर्स थे उन्होंने ही आगे चल के यूएसए और कनाडा बनाया, ना कि उनके मूल निवासी जो रेड इंडियंस हैं। ठीक है, रेड इंडियंस ने आज़ादी नहीं दिलवाई, ना ही रेड इंडियंस ने यूएसए या कनाडा बनाया है। रेड इंडियंस को तो आज भी वहाँ माइनॉरिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, इनफैक्ट वो माइनॉरिटी में हैं भी, जो उनके ओरिजिनल पॉपुलेशन है। लेकिन मेजर जो अभी देखने को मिल रहा है, जो भी हम लोग जानते हैं अमेरिका में जितने ज़्यादातर जो लोग हैं वो यूरोपियन सेटलर्स के ही वंशज हैं। तो खैर ज़्यादा हम लोग हिस्ट्री में बैक नहीं जाएंगे। अभी देखते हैं कि जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन होता है 18th सेंचुरी के लास्ट में, कहने का मतलब 1775 से लेकर के 1783 तक अमेरिकन जो है रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट होता है। और हम लोग देखते हैं कि 1777 तक आते आते जो हम अमेरिका जो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है ब्रिटेन के रूल से, ब्रिटेन क्राउन के अंदर से निकल जाता है। और उसी हिसाब से फिर लड़ाइयाँ होती हैं और 1783 तक लड़ाइयाँ चलती है और लास्ट में जाकर ब्रिटिश क्राउन से वो बाहर हो चुका होता है। तो जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ 18th सेंचुरी के लास्ट में, तब जाकर के यूनाइटेड स्टेट्स का गठन हुआ। अब यूएस को आज़ाद होने में मदद किसने किया? तो ऑब्वियसली ब्रिटेन का जो राइवल था उस टाइम पे, फ्रेंच सबसे बड़ा रोल निभाया, और स्पेन भी। तो और इसके अलावा नीदरलैंड, ये 2-3 कंट्रीज़ जो हैं वो जो अमेरिकन रिवॉल्यूशनरीज़ थे उनको मदद किए ब्रिटिश को हराने में, और फिर अमेरिका जो है वो आज़ाद हो जाता है। लेकिन जब अमेरिका आज़ाद हो रहा है उस टाइम पे कनाडा आज़ाद नहीं हुआ। कनाडा उस टाइम पे ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज़ के नाम से जाना जा रहा था। वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन ही रहता है, लॉयल रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा उस टाइम पे देखिए तो डिवीज़न है इन दोनों में, क्योंकि दोनों एक साथ में आज़ाद तो हुए नहीं एक साथ लड़ाई करके, इसलिए। लेकिन उसके कुछ दिन मतलब कुछ साल बाद ही 1812 में जो है एक बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है जो अमेरिका है और अमेरिका के साथ और भी जो नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज़ थे ब्रिटेन के, उनके कुछ जो कह लीजिए कि छोटे मोटे जो स्टेट्स थे वो आकर के अमेरिका के साथ मिल करके फिर ब्रिटिश क्राउन के से लड़ाई करते हैं और कुछ स्टेट्स वहाँ से फिर आज़ाद हो जाते हैं। धीरे धीरे करके 1867 के करीब आते आते तक में जो है आप समझ लिए कि कनाडा फुल्ली जो है आज़ाद हो चुका होता है। तो मेजर जो स्टार्ट हुआ है ना, जो इनका रिवॉल्यूशन कह लीजिए कनाडा के आज़ादी का, वो 1812 के वॉर से स्टार्ट होता है। तो अब क्योंकि यूएस और ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो है एक वॉर हुआ 1812 में, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका ऑब्वियसली कनाडा है, इन दोनों के बीच में वॉर होता है। और फिर कह लीजिए कि जो आपस में जो सेम आइडेंटिटीज़ जो फॉलो कर रहे थे ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका कॉलोनीज, मतलब कनाडा के लोग और जो यूएस के लोग, वो उनके बीच में एक समझ लीजिए कि म्यूचुअल बॉन्डिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही रिश्ते जो है गहरे हो जाते हैं। तो रीजनल आइडेंटिटीज़ सॉलिडिफाई हो जाता है और टेंशन्स जो है वो इंटेंसिफाई होता है। हालांकि अब ये जो लड़ाई हुई है ना, इस टाइम पे कनाडा आज़ाद नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे उसके स्टेट्स ख़त्म होते चले जाते हैं। लास्ट में पूरा का पूरा 1867 में आकर के पूरा कनाडा जो है वो आज़ाद हो जाता है। लेकिन हाँ, फुल्ली सॉवरेन कंट्री अभी भी नहीं बना है। फुल्ली सॉवरेन कंट्री कनाडा बनता है 1982 में, जब वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडेप्ट करता है। 1982 में, याद रखिएगा, कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन का इनेक्शन हुआ है, एडॉप्शन हुआ है, वो हुआ है 1982 में, और लड़ाई हो रही है 1812 में, वहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो लड़ाई होती है ना 1812 में, यहाँ से जो है दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ही, दोनों लोगों के बीच में, ऑब्वियसली उस टाइम में कनाडा बना नहीं है, लेकिन इन दोनों स्टेट्स के लोगों के बीच में जो है मित्रता बढ़ती चली जाती है। चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच जो है क्या शेयर्ड वैल्यूज़ हैं और किस तरह का कल्चरल टाइज़ है। यूएस और कनाडा जो है बहुत अलग अलग मुद्दों पे, कह लीजिए कि बहुत विभिन्न तरह प्रकार के वैल्यूज़ और कल्चरल जो टाइज़ हैं उसको शेयर करता है। जैसे कि पहला है डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। आपको पता ही होगा दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो दोनों नेशन जो है ये कसम खाया हुआ है, या कह लीजिए कि दोनों ने ये प्रतिज्ञा ली हुई है कि हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करेंगे, मानेंगे, रूल ऑफ लॉ को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और इंडिविजुअल राइट्स को रिस्पेक्ट करेंगे। देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ा देखने को मिलता है कि ब्लैक एंड वाइट का जब बात आता है वहाँ पे थोड़ा सा लेट इन लोगों ने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन खैर छोड़िए, अभी क्योंकि दोनों, अभी हम लोग जो इनके टाइज़ की बात कर रहे हैं, तो अभी लगभग देख लीजिए कि दोनों जगह पे सेम ही लॉज जो हैं फॉलो किए जा रहे हैं। सेम लॉज कहने का मतलब जो वैल्यूज़ हैं लॉज के, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको फॉलो किए जा रहे हैं। इंडिविजुअल राइट्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है।
ठीक है, हर इंसान का जो राइट है उसको ज़्यादा वैल्यू किया जाता है। कई बार वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो गवर्नमेंट को हरा देते हैं केस में, क्योंकि इंडिविजुअल राइट्स उनके जो हैं वो हैम्पर हो रहे थे, वो छीने जा रहे थे। खैर, अब ये जो शेयर्ड कमिटमेंट है डेमोक्रेसी का, ये जो है इन दोनों के बीच एक ट्रस्ट और कोऑपरेशन का भावना जो है उत्पन्न कर देता है। अब ऑब्वियसली सीधी बात है कि अगर मान लीजिए इंडिया और चाइना के बीच में गहरी दोस्ती क्यों नहीं होती, क्योंकि चाइना जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को नहीं कह लीजिए कि साझा करता है, वो डेमोक्रेसी दिखाता ही नहीं, वो कंप्लीट कह लीजिए कि वो कम्युनिज़्म है। और कम्युनिस्ट वहाँ पे रूल है, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक रूल्स हैं, हमारे यहाँ सारी चीज़ें ओपन हैं, हमारे यहाँ इंडिविजुअल राइट्स हैं, यहाँ मीडिया है, यहाँ पे कह लीजिए कि ह्यूमन राइट्स को लेकर के, एनिमल राइट्स को लेकर के। चाइना में इन सब चीज़ों की वैल्यू नहीं। सबसे ऊपर जो है वो है जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, वो सबसे ऊपर है, वो जो चाहे जैसे चाहे कर सकती है। तो अब क्योंकि दोनों का गवर्नमेंट सिस्टम अलग है, दोनों की वैल्यूज़ अलग हैं, लोगों का सोच अलग हो जाता है, इस वजह से दोनों के बीच बहुत ज़्यादा मित्रता नहीं होती। अब हमेशा डेमोक्रेसी होना जो है ये प्रमोट करता है कि जो दो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होंगे उनके बीच दोस्ती होगी, क्योंकि दोनों का सोच मिल रहा होगा। ठीक है, दूसरा जो शेयर्ड वैल्यूज़ या कल्चरल टाई है वो है मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ का होना। यूएस और कनाडा दोनों जो है डाइवर्स नेशन है, कहने का मतलब उनके पॉपुलेशन बहुत डाइवर्स हैं, अलग अलग रेस के आते हैं, अलग अलग कह लीजिए कि वहाँ तो कास्ट वगैरह कुछ है नहीं, रेसेस है मेन, और अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग फेथ है, कुछ लोग एथेइस्ट हैं, कुछ लोग क्या, एक मेजर पॉपुलेशन वहाँ इंडिया के कंपैरिजन में एथेइस्ट का भी है। तो क्योंकि डाइवर्स पॉपुलेशन है दोनों जगह, जिसकी वजह से दोनों की सोसाइटीज़ बहुत इनरिच्ड है, और क्योंकि मल्टी कल्चरलिज्म है इस वजह से क्या होता है कि इंक्लूसिविटी प्रमोट होता है, टॉलरेंस प्रमोट होता है, और इस वजह से यूनिटी आती है। अब मैंने कहा ना कि ऑब्वियसली जब जहाँ सेम तरह के लोग रह रहे होंगे उनके बीच अपने आप दोस्ती बनती है, वहाँ ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं होती, दोस्ती के लिए दिखावा करने की ज़रूरत नहीं होती है। यूएस और कनाडा के केस में यही है कि वहाँ लोगों के विचार भी सेम मिलते हैं, इसलिए हमेशा इन दोनों देश के बीच में मतभेद देखने को नहीं मिलता है। तीसरा है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। आपको पता होगा अमेरिका और कनाडा के बीच में जो है पहले नेफ्टा था, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, और अब वो हट करके यूएसएमसीए हो गया है, यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। ठीक है, तो सेम मीनिंग है, कह लीजिए कि बस उस टाइम पे अमेरिका और कनाडा के बीच में था, अभी जो है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका में जो है ये तीनों कंट्री एक के बाद एक नेबर्स हैं एक दूसरे के, इन सब के बीच का एग्रीमेंट है। ये ट्रेड एग्रीमेंट है, कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है इन लोगों के अंदर। कह लीजिए कि यहाँ जो ट्रेड हो रहा है ना अमेरिका में, कनाडा में और मैक्सिमम, वो फ्री ट्रेड है, बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस या बैरियर्स बहुत ज़्यादा हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हैं ऑब्वियसली, लेकिन बहुत ज़्यादा बैरियर्स नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अमेरिका को अगर कोई चीज़ इंडिया में बेचनी होगी तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, बहुत सारे बैरियर्स, बहुत सारा टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कि अमेरिका को कनाडा में बेचना हो या मैक्सिको को अमेरिका में बेचना हो या इन तीनों को आपस में किसी भी कंट्री में बेचना हो, इन तीनों में से, तो उनके लिए बैरियर्स बहुत कम है, ना के बराबर हैं। एक नॉर्मली सिक्योरिटी चेकअप वगैरह सब होगा, चीज़ें देखी जाएंगी कि कुछ ऐसा तो नहीं कि नुकसानदेह है जो इलीगल है एक कंट्री में। इसके अलावा और कुछ नहीं, कोई रोक टोक नहीं, फ्री ट्रेड होता है इन तीनों के बीच। इससे होता क्या है कि जो देखिए जब ट्रेड होगा दो देशों के बीच में तो रिलेशनशिप ऑब्वियसली अपने आप जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो क्योंकि एक रोबस्ट ट्रेड रिलेशनशिप है, दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा दे रही है, तो दोनों की इकोनॉमीज़ भी बढ़ती है। इसके अलावा जॉब्स क्रिएट होते हैं, जॉब्स क्रिएट होते हैं तो शांति आती है। तो ये जो मेजर 3 शेयर्ड वैल्यूज़ थे, इसकी वजह से इन दोनों देशों के बीच जो है काफ़ी अच्छी दोस्ती है। चलिए एक पहलू और देख लें इन दोनों की दोस्ती का, वो है कोलैबोरेटिव एंडीवर्स, सहयोगात्मक प्रयास कह लीजिए। दोनों मिल के जो एफर्ट्स ले रहे हैं उसको देख लेते हैं। यूएस और कनाडा, पहले ही मैंने कहा कि बहुत अलग अलग फ्रंट पे साथ में कोलैबोरेट किए हैं और काफ़ी एक्सटेंसिव कोलैबोरेशन है इन दोनों के बीच। जैसे कि डिफेंस और सिक्योरिटी के मामले में दोनों नेशन जो है वो नाटो के मेंबर्स हैं, काफ़ी पुराने मेंबर्स हैं, साथ में जो है काम करते हैं, नाटो के लिए भी काम करते हैं। जो नाटो के मेंबर्स का जो भी ड्यूटी है वो भी निभाते हैं, क्योंकि पुराने मेंबर हैं। इनफैक्ट अमेरिका ने ही स्टार्ट किया इस नाटो को, तो जब अमेरिका ने स्टार्ट किया तो सबसे पहले अपने दोस्त को ही शामिल किया होगा। ठीक,
अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो नाटो के तो मेंबर हैं ही, साथ में नॉर्थ अमेरिका का भी सिक्योरिटी और साथ साथ ग्लोबल सिक्योरिटी, ये दोनों में जो है ये दोनों बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। नोराड जो है इसका बहुत बेहतर एग्जांपल है। नोराड मतलब हो गया नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड। ये नोराड करता क्या है, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। नोराड करता क्या है कि पूरे नॉर्थ अमेरिका में जो भी थ्रेट आ रहा हो, मान लीजिए कि एरोस्पेस कंट्रोल है, सीधी बात है कि पूरे नॉर्थ अमेरिका के एरोस्पेस में कौन सी चीज़ आ रही है, कौन सी चीज़ जा रही है, उस पर पूरा नज़र रखे रहता है। अगर कोई दिक्कत है, कोई ख़तरा है तो रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ को बताया जाता है। मान लीजिए कनाडा की तरफ से कोई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट आ रहा हो एरोस्पेस में, तो एक ही कमांड होगा जो कंट्रोल कर रहा होगा, बस उनके अलग अलग कंट्रीज़ को बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और साथ में जो भी एफर्ट होगा साथ में लिया जाएगा। तो नोराड का मेन यही काम है कि पूरे नॉर्थ अमेरिका का जो सिक्योरिटी है उसको कंट्रोल करता है, उसका कमांड है। और नाटो जो है ऑब्वियसली वो नाटो मेंबर्स के सिक्योरिटी के लिए है। तो ये दोनों मिल करके डिफेंस और सिक्योरिटी में कह लीजिए कि एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं, नॉर्थ अमेरिका के लिए भी, साथ में जो ग्लोबल सिक्योरिटी है उसके लिए भी। चलिए, इस इन्वायरमेंटल स्टुअर्डशिप में भी ये लोग साथ मिलकर काम करते हैं। देखिए, स्टुअर्डशिप मतलब हो गया देखभाल करना, ठीक है। दोनों मिल करके यूएस और कनाडा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं कि उनका जो इकोसिस्टम है, जो भी शेयर्ड इकोसिस्टम्स हैं, जैसे कि ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स क्या है आपको पता होगा, ये रहा ग्रेट लेक्स। ये ग्रेट लेक्स का कुछ हिस्सा अमेरिका में पड़ता है, कुछ हिस्सा जो है वो कनाडा में पड़ता है। तो जो शेयर्ड इकोसिस्टम्स हैं उसका देखभाल करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, साफ़ सफाई के लिए जो है दोनों साथ में रिस्पॉन्सिबल हैं, दोनों साथ में कहते हैं काम करते हैं। कोऑपरेशन इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे ज़रूरी है इन दोनों के बीच में, जैसे क्लाइमेट चेंज, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, है ना। ये दो जो है मेन मुद्दा है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है अभी के टाइम पे। और इन दोनों फील्ड में ये दोनों देश जो है साथ मिलकर काम करते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच जो है कह लीजिए कि जो पूरा वाइल्ड लाइफ शेयरिंग है, या फिर वाइल्ड लाइफ ही क्यों कहिएगा, कि पूरा इकोसिस्टम जो ये शेयर करते हैं, चाहे वो लेक के फॉर्म में हो, चाहे वो फॉरेस्ट के फॉर्म में हो, तो इकोसिस्टम का हर वो पार्ट जो ये दो कंट्री शेयर करते हैं, दोनों मिल करके ख्याल रखते हैं कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, क्लाइमेट चेंज से लड़ा जाए, उसको जो भी पोल्यूशन हो रहा है उसको कम किया जाए, वाइल्ड लाइफ जो लॉस हो रहा है, जो भी प्रजाति विलुप्त हो रहे हैं उनकी विलुप्ति को कम किया जाए, इंडेंजर्ड हैं तो उसका ख्याल रखा जाए, उनकी आबादी बढ़ाई जाए। दोनों साथ मिलकर इस पर काम करते हैं। इसके अलावा डिप्लोमेटिक और पीस कीपिंग रोल्स भी दोनों साथ में निभाते हैं। जैसे कि कनाडा, अमेरिका तो आपको पता ही बहुत सारे पीस कीपिंग मिशंस किया हुआ है। अब उसका एक थोड़ा सा नेगेटिव साइड भी है कि कई बार पीस कीपिंग के आड़ में वो अपना फ़ायदा भी देखता है। तो अमेरिका है, ऑब्वियसली अमेरिका का हर देश अपना फ़ायदा देखता है, इसमें कोई नई बात नहीं। अमेरिका ज़्यादा पावरफुल है तो ज़्यादा वो अपना फ़ायदा देखता है, इसलिए ज़्यादा लालची नज़र आता है। लेकिन खैर, हम लोग यहाँ देखते हैं कनाडा और अमेरिका दोनों जो है एक्टिव कंट्रीब्यूटर है पीस कीपिंग मिशंस का। जो भी यूएन के पीस कीपिंग मिशंस होते हैं अलग अलग देशों में, जहाँ उपद्रव मच गया हो, जहाँ ज़रूरत हो पीस को फैलाने की, और ट्रूप्स भेजे जाएं या फिर ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा जाए, खाना भेजा जाए, दवाई भेजी जाए, इन सभी कार्यों में ये दोनों देश जो है मिलकर काम करते हैं। चाहे वो डिप्लोमेटिकली हो, चाहे वो पीस नेगोशिएशंस हो, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन एड हो, इन सब को, इन सारे चैलेंजेस को ये दोनों साथ मिलकर फेस करते हैं एक साथ, और इसी वजह से इन दोनों का जो रिश्ता है वो गहरा है। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि यूएस और कनाडा जो है वो भाई भाई क्यों है। वो भाईचारा ऑन टॉप वाला जो लाइन है ना, वो इन दोनों के लिए एकदम सूट करता है कि एकदम नेबर है लेकिन शत्रुता नहीं है। और एक हमारा नेबर है, आपको पता ही है, नेबर के नाम पे कलंक। खैर जो भी हो, हम लोग होप करते हैं कि बेहतर होगा रिलेशनशिप इंडिया का सभी के साथ। अभी इंडिया और कनाडा के बीच में थोड़ा सा तनाव है, देखते हैं किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो ये चैप्टर में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी नई टॉपिक आपको जाननी होगी तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, कह सकते हैं कि सर इस पर वीडियो बनाइए, और ज़रूर आपके कमेंट को पढ़ा जाएगा और उस पर रिस्पॉन्ड किया जाएगा। थैंक यू। तो बस इस वीडियो में इतना ही ज्ञान दे पाऊँगा। ज़्यादा ज्ञान पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने नालायक दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।